देखो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेशन ऑफ द लिम्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं? रोटेशन ऑफ लिम्स, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों। देखो, हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्या हमने पढ़ा? डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब हम सारा पढ़ के चुके हैं और इसके अलावा हमने ऑसिफिकेशन को देखा। आज हम रोटेशन ऑफ द लिम्ब, थोड़ा बहुत ऑसिफिकेशन का भी टचअप दे लूंगी एंड देन हम क्या बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डिसीज की। जितने भी अपर लिम्ब के अंदर और लोअर लिम्ब के अंदर डिसीजेस होती हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है। अब रोटेशन ऑफ लिम्ब क्या है? देखो, बेसिकली क्या होता है, जो आपका मैंने समझाया था ना, पहले क्या बनता है आपका। पहले देखो, यहाँ पर आपका क्या बनेगा। यहाँ पर आपके पास अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, सही है, यहाँ आपका बनता है, पहले क्या बनता है, अपर लिम्ब बनता है। अपर लिम्ब का जो थंब होता है वो आगे की तरफ होता है, सही। लिटिल फिंगर कहाँ होती है? पीछे की तरफ होती है, अगर आप ये समझो। जबकि लोअर लिम्ब में क्या होता है, लोअर लिम्ब के अंदर जो हम आपकी टांगे होती हैं वो कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है। पाँव इस तरफ होता है, ठीक है। पाँव किस तरफ होता है बच्चों का? इस तरफ करके फॉर्म होता है। यहाँ पर भी एंटीरियर साइड है, एंटीरियरली थंब होता है, फिर पीछे करके आपको क्या होता है, मतलब आप खड़े हो, आपका थंब आगे है, लिटिल फिंगर पीछे, ऐसे ही आपका हाथ भी ग्रो करता है। लेकिन फिर क्या होता है, जो आपका हैंड होता है ना, वो यूं होता है, तो वो लेटरली यानी कि बॉडी की मिड लाइन से दूर जाएगा, लेटरली क्या करता है, रोटेट करता है। तो हम कहते हैं कि जो अपर लिम्ब है ना, वो लेटरली रोटेट करेगा 90 डिग्री के एंगल पर। देखो, पहले यूं था, अब क्या हो गया, पहले बिल्कुल सीधा था, अब हो गया बिल्कुल टेढ़ा। यानी कि कितना एंगल बना लिया पहले के मुकाबले में, 90 डिग्री का ना। तो वही चीज 90 डिग्री के एंगल पर क्या करता है, लेटरली रोटेट करता है। इसी वजह से क्या होता है, जब आपका थंब लेटरली रोटेट किया, अब आपका क्या होगा, अब आपका थंब यूं आ जाएगा, सही है ना। इसका मतलब आपका थंब कहाँ आ गया, अब थंब जो है पहले एंटीरियर साइड पर था, रोटेशन के बाद थंब कहाँ आ जाएगा, आपके लेटरल साइड पर आ जाएगा। तो आपका जो थंब होगा वो कहाँ आ जाएगा, लेटरल साइड की तरफ आ जाएगा। अब देखो, जब आपने ऐसे हाथ रखा था, एक्सटेंसर कार्पाई रेटिकुलम यहाँ होते हैं, एक्सटेंसर रेटिकुलम यहाँ होता है, फ्लेक्सर रेटिकुलम आपके सामने वाली सरफेस पर होता है। तो एक्सटर्नल रेटिकुलम क्या हो जाएगा, जब ऐसे मूव करेगा तो एक्सटर्नल रेटिकुलम नीचे वाली सरफेस में चला जाएगा। यानी कि एक्सटेंसर रेटिकुलम जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस पर चला जाएगा। ये मेन बात है। अब जो आपके जो ये जो है ना आपके पास, ये क्या है, जो आपका लोअर लिम्ब है। अब लोअर लिम्ब जो होगा वो मीडियली रोटेट करेगा। मीडियली का मतलब पाँव इस तरफ थे, अब ऐसे रोटेट करेंगे। मतलब ये आपके पाँव है ना, ये इस तरफ थे, अब ये ऐसे रोटेट करेंगे। जब इस तरफ थे तो इस तरफ थे, अब ये क्या हो रहा है, अब ये इस तरफ रोटेट कर रहा है। जब इस तरफ रोटेट करेगा तो थंब कहाँ आएगा, आपका मिडल साइड पर। तो हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं। लोअर लिम्ब जो होता है वो रोटेट करता है, कैसे रोटेट करता है, वो मीडियली रोटेट कर रहा है, यानी कि बॉडी की मिड लाइन की तरफ रोटेट करेगा। ये पाँव बिल्कुल फिर सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। फिर थंब कहाँ आ जाएगा, बॉडी की मिडल साइड पर आ जाएगा, ठीक है। बॉडी के कहाँ आ जाएगा, मिडल साइड पर। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन इस तरह से, फिर बॉडी के मिडल साइड पर आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि रोटेट करता है मिडली 90 डिग्री के एंगल पर। पहले ऐसे था, बिल्कुल सीधा था, जब ये सीधा हुआ तो एंगल कौन सा बन रहा है, इसके साथ एंगल बन रहा है 90 का। देखो 90 का एंगल बन रहा है ना, इसी वजह से 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेगा। इस वजह से क्या होगा, जो बिग टो है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पाँव का अंगूठा होता है वो कहाँ आ जाएगा, वो मीडियली हो जाएगा। और एक्सटेंसर कार्प रेटिकुलम जो होता है वो कहाँ आ जाएगा, आपके एंटीरियर सरफेस पर आ जाएगा। तो यही रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस वीडियो में हमने रोटेशन समझा। इसी के अलावा अगर मैं थोड़ा सा आपको ऑसिफिकेशन का बता दूं, ऑसिफिकेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं। दीज आर द, अगर मैं रेड से शो करूँ, जैसे मैंने पहले किया था आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक सेकंड रुक जाओ। देखो, ये आपके पास क्या है, दीज आर द मेसेंकाइमल सेल्स। स्टार शेप होते हैं, जैसे भी आप बना लो, ठीक है, स्टार शेप्ड होते हैं। अब क्या होगा, ये डिफरेंशिएट होंगे किसके अंदर, कॉन्ड्रोसाइट के सेल्स के अंदर। कॉन्ड्रोसाइट के सेल बन गए। अब साइडों पर मेसेंकाइमल सेल्स हैं, साइडों पर मेसेंकाइमल सेल्स तो हैं, लेकिन इसने क्या बना लिया, एक कार्टिलेज का मॉडल बना लिया। अब क्या होगा, प्राइमरी देखो, जो अपर पार्ट होता है ना इसका, इसको हम कहते हैं एपिफिसिस। लोअर पार्ट, जो बीच वाला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं डायाफाइसिस, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, डायाफाइसिस को हम शाफ्ट भी कहते हैं। डायाफाइसिस वाले रीजन में क्या होगा, यहाँ पर करके ब्लड वेसल्स आना शुरू हो जाएंगे कार्टिलेज के मॉडल के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं आपको इसको ब्लू से शो करूँ, इस कार्टिलेज के मॉडल को ब्लू से शो करूँ, तो आपको समझ आ, ये सारे के सारे क्या है,
कार्टिलेज का मॉडल है, यानी कि मेसेंकाइमल सेल डायरेक्टली कन्वर्ट किसके अंदर हुए हैं, अब कन्वर्ट हुए हैं कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर। कॉन्ड्रोसाइटल सेल्स है हमारे पास ये, जिसने कार्टिलेज का मॉडल बना दिया है। अब क्या होगा, यहाँ तक का रीजन क्या है, डायाफाइसिस, दिस वन इज द एपिफाइसिस, बीच में हमारे पास एपिफाइसल प्लेट होती है। आप इतना समझो अभी के लिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डायाफाइसिस के अंदर 12th वीक में ब्लड वेसल्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे डायाफाइसिस में ब्लड वेसल आएगी तो अपने साथ क्या लेकर आएगी, ऑस्टियोजेनिक सेल्स को लेकर आएगी, इसमें ऑस्टियोजेनिक सेल्स है। जैसे ही ऑस्टियोजेनिक सेल्स यहाँ पर आएंगे ना, फिर क्या होगा, ऑस्टियोजेनिक सेल जैसे ही आए, अब क्या होगा, जो नजदीक नजदीक वाले कॉन्ड्रोसाइट है, देखो मैं यहाँ जूम करके बनाती हूँ, ये ऑस्टियोजेनिक सेल कौन लेकर आई है, ब्लड वेसल लेकर आई है। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या है आपका, दिस वन इज द कार्टिलेजिनियस मॉडल। अब जैसे ही ये सेल आए, ये क्या होगा, अब कॉन्ड्रोसाइट बेचारे डायाफाइसिस के जो रीजन के अंदर होगा ना, वो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो क्या होंगे, हाइपरट्रोफ हो जाएंगे, यानी कि अपने आप को फुला लेंगे, मोटे सारे हो जाएंगे, और फिर ये मर जाएंगे। यहाँ देखो, जब ये सेल्स यहाँ पर क्या हुए, ब्लड वेसल आई, ब्लड वेसल ने यहाँ पर क्या दिए, ऑस्टियोजेनिक सेल्स दिए, ठीक है, और इसी के अलावा ऑस्टियोजेनिक सेल्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या, ये तो एपिफाइसिस का रीजन है, यहाँ वाले रीजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो सेल्स है ना, इन सेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही सेल, ये सारे फट गए, इन्होंने अपने अंदर से क्या रिलीज कर दिया, मिनरल को रिलीज कर दिया। अब ये ऑस्टियोजेनिक सेल कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर, और ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होंगे वो इस मैट्रिक्स से, जो मिनरल वाला मैट्रिक्स बन गया है, उसके जो सेल के बाहर मैट्रिक्स बन गया मिनरल वाला, उसके साथ जुड़कर एक मुकम्मल यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगी। यानी कि जहां पर पहली मर्तबा बॉन्ड बनने का प्रोसेस शुरू हुआ उसे हम कहते हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, यानी कि पहली मर्तबा यहाँ बॉन्ड बनी, कहाँ, डायाफिसिस के अंदर 12th वीक, ये लॉन्ग बोन्स में ही मेन काम होता है इसका, ठीक है। लेकिन एपिफाइजल रीजन जो है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये रिमेन कॉन्ड्रोसाइट, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल नहीं आ रही थी, ऑस्ट्रोजेनिक सेल यहाँ पर नहीं होते, और ये जो बीच में आपको रीजन दिख रहा है ना, डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के दरमियान, ये होता है हमारे पास एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल प्लेट में क्या होता है आपके पास, यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं और वो बनते रहते हैं, और यहाँ पर बोन्स लंबी होती रहती है। लेकिन फिर क्या होता है, बहुत टाइम बाद ये खत्म हो जाते हैं और पक्के पक्के कार्टिलेज से कन्वर्ट होकर बोन्स बना लेते हैं। जबकि जो एपिफाइजल रीजन होता है ना, आफ्टर द बर्थ क्या होता है, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनते हैं। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर क्या होता है, बेसिकली सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर का मतलब ये होता है कि यहाँ तक तो हमारे पास पूरी की पूरी क्या बन गई है, ये वाला रीजन बन गया है बोन का, सही है। ये तो आपके पास क्या है, यहाँ तक आपके पास क्या है, दिस रीजन इज द एपिफाइजल प्लेट। लेकिन क्या होगा, पहले ब्लड वेसल यहाँ आ रही थी, अब ब्लड वेसल क्या होगा, एक और ब्लड वेसल होगी, वो यहाँ पर एपिफाइजल रीजन में आएगी। जैसे यहाँ पर आएगी, अपने साथ क्या लेकर आएगी, अपने साथ यहाँ पर ऑस्टियोजेनिक सेल्स लेकर आएगी, तो यहाँ पर भी सेल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ड्रोसाइट बनना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर ऑस्टियोजेनिक सेल वो जो मिनरल रिलीज करेंगे उसके साथ मिलकर क्या बना देंगे, एपिफाइसिस, जो कार्टिलेजिनस मॉडल था उसे कन्वर्ट हो जाएंगे बॉन्ड के अंदर। यानी कि अब कंप्लीट हमारी बॉन्ड बन गई है। फिर जब ये एपिफाइजल लाइन भी कार्टिलेज बन जाएगी आफ्टर, जब हमारे पास बॉन्ड की जितनी लेंथ चाहिए, एक बंदे को जितना ग्रो होना चाहिए उतनी बोन्स ग्रो कर गई है, फिर क्या होगा, ये एपिफाइजल लाइन है ये भी कार्टिलेजिनस से कन्वर्ट होकर ऑसिफाई हो जाएगी बोन्स में, एंड देन जो एपिफाइजल रीजन होगा वो डायाफाइसिस से बिल्कुल मिल जाएगा, ये सारा रीजन एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी रिलेटेड डिसीजेस हैं लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और कोई भी टॉपिक समझना है आप पूछ सकते हैं।